हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अस्मास केमिस्ट्री चैनल। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं। हमने 3 पार्ट जो हैं हमारे केमिस्ट्री चैप्टर 3 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने कंप्लीट किए हैं, राइट। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड विथ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, राइट। How do metals and non-metals react? How do metals and non-metals react? Okay, आई होप कि इससे पहले जितना कुछ हमने पढ़ा है आपने अच्छे से उसमें से कुछ सीखा, और हमारे वेरी फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का था, उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो जस्ट रिकॉल दैट डिफरेंस एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ओके, सो मेटल्स, मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स स्टार्ट होते हैं दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट टू 13th ग्रुप। ओके, देन नॉन मेटल्स जो होते हैं दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 14th टू 17th ग्रुप। 18th ग्रुप जो है वो आपका ज़ीरो ग्रुप कहलाता है, जिसमें जो गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती हैं, इस तरह का माना जाता है, राइट। सो मेटल्स किसको कहा जाता है, ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लेते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं एक नेगेटिव साइन, ठीक है। सो वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। समझ में आ रहा है। ऐसी स्पीशीज, ऐसे एलिमेंट्स while losing their electron they gain a positive sign, that is known as metals, and the elements which gain electron and gain negative sign that is non-metals, right. So there is an attraction between this positive and negative elements, right. Positive and negative elements get attracted due to their negative charges and positive charges, right. ये जो अट्रैक्शन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दिस अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डेवलप तभी होगा जबकि कोई एलिमेंट अपने पॉजिटिव साइन को कैरी किया होगा और दूसरे एलिमेंट अपना नेगेटिव साइन को कैरी किया होगा। सो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्या बोला जाता है, ये वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन ही पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ डू इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू कैटायंस रिएक्ट्स विथ एनायंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैटायंस बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, टी के ऊपर ये पॉजिटिव साइन बन रहा है, ध्यान रखना, कैटायंस। और दूसरी ओर क्या बनते हैं, एनायंस। अंडरस्टूड। सो इन तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर कैटायंस, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर एनायंस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इस कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से
अटैच्ड होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और इसी बॉन्ड का नाम जो होता है वो है आयोनिक बॉन्ड, ठीक, आयोनिक बॉन्ड। अब एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो किसी तरीके का बंधन नहीं है, किसी तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है कि ओवरलैपिंग हो रही है किसी एलिमेंट्स की, या फिर यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। दैट अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट सिमिलर अट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज आयोनिक बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ आयंस का फॉर्मेशन होता है ना। ये हमारा पॉजिटिव आयन है जिसको हम कैटायन बोलते हैं, ये हमारा नेगेटिव आयन है जिसको हम एनायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ है, उस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। ओके, अब हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो भाई, एलिमेंट्स को अगर आपको याद करना है कि कौन से एलिमेंट पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो सिंसियरली इनको याद करो, इनको पढ़ो, क्योंकि काफ़ी बार मैं आपको स्टार्टिंग से इस पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताती चली आ रही हूँ, ठीक। अब हमने ना काशीनाथ का माली पढ़ा हुआ है ना, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, क्योंकि उन सब के ऊपर एक पॉजिटिव साइन आता है, यानी सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। सो देखो, यहीं से हम कुछ मेटल्स जिनको याद नहीं रहता, कुछ बच्चों को परेशानी है, तो काशीनाथ का माली तो याद ही कर लो। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, इतना तक याद कर लो, ठीक है। कैल्शियम पॉजिटिव, सॉरी पोटेशियम पॉजिटिव साइन, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। एक्चुअली हमारा प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से है कि हम इसको कैल्शियम और मैग्नीशियम बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, दोनों इसकी जो वैलेंसीज हैं वो दोनों दिखा सकता है। लेड जो है वो +2 है, और हाइड्रोजन +1 की कंडीशन, ये +1 है, ठीक है। इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में आते हैं, इनके बारे में, राइट, किसके बारे में, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम +1, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, एंड सोडियम विल लूज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। सो ज़्यादातर नॉन मेटल्स में किसका नाम लिया जाता है, आप देखो जो आपकी 17th ग्रुप है, यहाँ पर आता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, राइट। इनमें से इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, ठीक है, इनके बारे में पूछते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर आपका जो 16th ग्रुप है उसमें आता है उससे टीपो, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, इन दोनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। देखो इनकी वैलेंसी मैं कैसे बता पा रही हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखो ये सारी चीज़ें वैलेंसी किस तरह आ रही है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 7 को ध्यान में रखना है। 7 है, दैट मीन्स इट कैरीज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, सो रिक्वायर्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो -1 इसकी वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन, सल्फर, ये 16th ग्रुप में आते हैं, दे कैरी 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एंड दे रिक्वायर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी -2 एंड सल्फर इज ऑल्सो -2, ठीक है। अब देखो कितने याद रखना है तुमको, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इतने ध्यान रखो। आसानी से हम इनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बट एक चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, वो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका एटॉमिक नंबर,
अगर एटॉमिक नंबर मालूम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। सोडियम का नंबर होता है 11। कैल्शियम का नंबर कितना होता है? कैल्शियम का नंबर हो जाएगा 20 और मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, ठीक है। अब इसमें से जो कॉमनली यूज करते हैं उनके बारे में बताती हूँ। ऑक्सीजन 8 और क्लोरीन हम लेंगे 17, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में मैं आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, ठीक है। लेट मी चेक द कैमरा अगर आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हमारे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, सो पहला एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो आपको बुक में भी दिया है, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। C कैपिटल एंड स्मॉल l। अब मैंने यहाँ लिख दिया सोडियम Na जिसका नंबर है 11, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 10। देन 3s1। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या लिख दिया, ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए, सोडियम जो है उसमें 3 शेल होते हैं, यहाँ मैं बना के बताती हूँ। फर्स्ट शेल, देन सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, ठीक है। 3 शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया है इन 11 इलेक्ट्रॉन को। देखो, फर्स्ट शेल जो s ऑर्बिटल का है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो पावर में 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप s और p पर ना जाओ, इसको मैं बाद में बता दूंगी। ये शेप होता है, जो आपका जो शेल है उसका शेप कैसा है। तो s अगर होगा तो दिस इज सर्कुलर शेप, और अगर p है तो डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट शेल, ये हमारा फर्स्ट शेल है, दिस इज सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। सो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो रहे हैं 2, सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड, तो सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 8, 6 + 2 8, और थर्ड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन है 1। सो यहाँ अगर आप टोटल करते हो तो 8 + 2 10 एंड 1 11, अंडरस्टूड। सो यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 एंड 2। सेकेंड शेल ना 2 लेवल में डिवाइड होता है, P एंड S। तो इसके इस तरह से आप लेवल डिवाइड कर दो, ये हो गया S लेवल एंड दिस वन इज P लेवल। सो S लेवल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। सो हम यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और P लेवल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल तो 8 हो गया ना। और हमें मालूम है कोई भी शेल अगर उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो सिमिलैरिटी शो करने लगता है किसकी तरह? 18th ग्रुप की तरह, ठीक है ना। अब इसका जो थर्ड शेल है वहाँ पर बचा एक अकेला इलेक्ट्रॉन। देखो ज़रा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसके अंदर वाले शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये यहाँ से स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, राइट। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन क्यों आता है वो भी समझो, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास है 11 प्रोटॉन और इसके टोटल बाहर हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, नाउ सोडियम हैज 10 इलेक्ट्रॉन इन टोटल बट स्टिल हैज 11 प्रोटॉन, राइट। इसका मतलब है कि इसके पास एक प्रोटॉन अभी भी ज़्यादा है और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। उस 1 प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर अपने ऊपर जो चार्ज गेन करता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, अंडरस्टूड। अब देखो आउटर मोस्ट शेल ये हो गया, ठीक है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? टोटल हो रहे हैं 10।
लेकिन सोडियम की जो वैलेंसी बन रही है दैट इज +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसके टोटल प्रोटॉन में अब इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, तो +1 का चार्ज आ रहा है। ठीक है, और इतनी सारी डिटेल्स भी अगर ध्यान ना रहे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव साइन आता है। हम किसी को अगर उधार देते हैं तो क्या हो जाता है, हम बोलते हैं ना कि बड़ा अच्छा इंसान है, उसने हमें उधार दिया, वो बड़ा दयालु है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख लो कि सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आता है +1 चार्ज। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन Cl, इसका नंबर कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, टोटल हमें ये बताना है कि 17 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अभी तक यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हुए 2 6 + 2 8 8 + 2 10 11 12, कितने बचे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। सो 3s2 के बाद आता है 3p5, राइट। 3s2 के बाद क्या आया 3p5। अब देखो इसका ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया इनका सेकंड शेल जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 8, और ये हो गया इनका थर्ड शेल जहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 7 5 6 एंड 7, टोटल 2 8 7। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ हुआ था 2 देन 8 और 1, ये आखिर इलेक्ट्रॉन हमने लूज किया। इसके पास क्या आ रहा है, आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तुमको एक जो में ट्रिक मैंने पहले भी बताई है और यहाँ पर फिर से देखो कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनर है। सो +1 +2 और +3, ये तीनों यहाँ पर आ गए। ठीक, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 14 ग्रुप के बारे में चल रहा है, सो हम बोलते हैं +4 -4, दैट मीन्स ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ना ही वो किसी के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, राइट। देन अब आते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 या 8। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 2 3 से आप ये भी बता सकते हो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 13th ग्रुप, देन 14 ग्रुप, 15 16 17 और 18। अगर आपको ग्रुप मालूम है तो आपको अपने आप पता चलेंगे कि इनके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 15 में 5 इलेक्ट्रॉन, 16 कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, 17 कैरी 7 इलेक्ट्रॉन एंड 18 कैरीज 8 इलेक्ट्रॉन। और ये फाइनल डेस्टिनेशन है जो हमें जो किसी भी एलिमेंट को गेन करनी है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये तो भाई पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं किसी भी चीज़ में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन जिसके पास हैं उसको 8 पूरा करने में कितने और चाहिए, उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और, तो -3 यानी और गेन उसको करना है। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसको कितना चाहिए 2 -2। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको और कितनी रिक्वायरमेंट है 1, सो -1। जिसके पास 8 है उसके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो 0। सो ये फाइनली आउट हो जाते हैं यहाँ से, राइट। तो देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि हम कौन सी स्टेज पे पहुँच गए, हम पहुँच गए 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 है तो इसकी वैलेंसी होगी -1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखो इसके पास सोडियम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है, इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हमारे पास है क्लोरीन, अगर मैं इसका भी आपको शेल बनाऊँ तो 3 शेल हैं। अब अंदर वाले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में टोटल 6 + 2 8, इस तरह से बना देती हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आउटर मोस्ट शेल में इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4
5, 6 और 7। अब ये -1 किस कंडीशन में होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये यहाँ आ जाएगा और टोटल इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन उधार का लिया हुआ है, तो वैलेंसी इसके ऊपर क्या बनेगी, -1, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिया है। अब यहाँ से अगर मैं इस हिसाब से बताऊँ तुम्हें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी, तो इसके पास है 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। आपको ये नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं? ओके, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिखती हूँ 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब कंपेयर करो, 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और हम ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी न्यूट्रल एलिमेंट, राइट? न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल स्पीशीज जो होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और कितना इंक्रीज हुआ, 1, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, सो इट इज -1। क्लियर? इतना नोट करो फटाफट। अब मैं इनका यहाँ पर तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू तुम ये बता सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ दैट आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जल्दी इसको नोट करो तो रब करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो को और इसको नोट कर लो। ठीक है, ये चीज़ जो है मैं दोबारा लिखूंगी, आप देखो, लेकिन थोड़ा सा अभी ये डिटेल में बताया आपको, अब मैं इनको डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए सोडियम लिखा हमने Na, नंबर था 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 281 आ रहा था। ठीक है, क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2, 8 एंड 7। क्लियर? अब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, किससे? जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे उनसे। सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ लिखूंगी Na, जिसके ऊपर बना दूंगी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये 8 जहाँ आ गया है तो स्टेबिलिटी गेन हो चुकी है, तो इनको बनाने की, इनके स्ट्रक्चर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। देन क्लोरीन, क्लोरीन कैरी 7 इलेक्ट्रॉन, सो देखो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो क्लोरीन को, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 2, 4, 6 और 8 टोटल इलेक्ट्रॉन, राइट? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रख के करेगा भी क्या, इसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं होता कि वो और 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, राइट? तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। देखो किस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू कंपाउंड फॉर्मेशन बताएंगे। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर साइन आ गया पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है अब उसको रख देना है ब्रैकेट में, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया Cl ने। ठीक है ना? अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है इसके पास, सोडियम का। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि सोडियम का लिया है तो चार्ज आ जाएगा -1। दिस इज द कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मूला देखो NaCl, यहाँ पर भी NaCl ही बताना है, बट किस तरह से बताओगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, फिर हम जाते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से,
है ना, कमेंट में पूछ सकते हो। और जो बच्चे जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है वो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है? इट इज़ 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 8 एंड 2। कौन सी कंडीशन बन रही है? ये जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर कंडीशन ले लेगा +2 की। सो यहाँ बनेगा +2। ठीक, नेक्स्ट क्लोरीन जिसको हमने अभी लिखा 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 8 और ये 7। कंडीशन बन गई है 7 मीन्स इसका होगा -1 वैलेंसी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, 1 मैग्नीशियम अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में इट कैरीज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो लिखे 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो थर्ड शेल में इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू लिखा है और यहाँ मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। सो मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन बना लूँगी दूर दूर पर, पास पास नहीं बनाना है। उसके बाद आ रहा है मेरे पास क्लोरीन Cl। कितने क्लोरीन बनाना है? 2। हर क्लोरीन के आसपास उनके इलेक्ट्रॉन बना दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट शेल में? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोनों ही क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। सो ये रहा मेरा मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हमें बताना है इसका कंपाउंड फॉर्मेशन। सो देखो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2। कौन सी कंडीशन आना चाहिए? +2। फॉर्मूला देखो क्या है, Cl2। 2 बार Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 ब्रैकेट के बाद उसके अंदर लिखा जाएगा Cl, ब्रैकेट क्लोज और बाहर लिखेंगे 2। अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज, अगली क्लोरीन पे -1 चार्ज। ये जो 2 है ना, ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन पे चार्ज लिखोगे -1 क्योंकि नीचे ट्वाइस लिखा हुआ है और ट्वाइस, सो ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 से। अब इनके इलेक्ट्रॉन बना दो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम। ठीक है, सो ये तुम्हारा बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड Cl2। थोड़ा सा इसको ऊपर बना दूं मैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा, फिर से बना देती हूँ। Mg आ रहा है +2 में और साथ में है क्लोरीन जो Cl2 है, तो Cl 1 2 3 4 5 6 7 उसके खुद के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का और चार्ज आ गया -1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के लिए है और होल ट्वाइस मतलब होता है इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर? इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो मैं ले रही हूँ सोडियम ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अभी अभी मैंने सोडियम के बारे में लिखा, सोडियम का नंबर है 11, सो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 1। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p कितना आएगा 4, 5 6 7 8। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 2 एंड आउटर मोस्ट शेल कैरी 6 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन के लिए देखो, सोडियम तो हमें पता चल गया आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 कंडीशन में आ जाएगा, +1। ऑक्सीजन का देखिए आउटर मोस्ट शेल कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो कंडीशन कौन सी आ रही है -2, सो यहाँ आ जाएगा -2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ बनाया मैंने सोडियम Na, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। फार्मूला देखो क्या है Na2, यानी 2 टाइम्स Na हम ड्रॉ करेंगे Na, और दोनों ही Na के ऊपर एक एक डॉट लगाएंगे क्योंकि हर Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक इस सोडियम से दूसरा इस सोडियम से। ठीक है, फाइनली क्या बन रहा है, फाइनली Na, देखो फॉर्मूला Na2O, चेंज ना करना, यहाँ देखकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होके कुछ तो भी लिख देते हैं। यहाँ फॉर्मूला आपको Na2O ही बनाना है। सो Na2 इसका मतलब क्या है Na2 टाइम्स, और एक Na पे चार्ज कितना +1, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको लिखना है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जब आप बीच में लिखोगे तो ये वाला ऑक्सीजन आप बनाओगे 1 2 3 4 5 और 6, और इन ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है सोडियम का। सो चार्ज कितना हो गया -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, समझ गए, इतना समझ में आ गया, राइट। अब हम क्या देखेंगे, आपको कुछ पेज नंबर 48, इसके ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें पूछा है एक्टिविटी 3.13। यहाँ ये पूछा है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स आप ले लो और उनको आप गर्म करो एक स्पैचुला। स्पैचुला जो होता है वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्पून को बोला जाता है। उसमें आपको कुछ सॉल्ट ले लेना है, आप ये घर में भी कर सकते हो बट अपनी मम्मी को साथ में ले लेना, अकेले ना करना। कि एक स्पून लिया, उसके अंदर आपने सॉल्ट डाला NaCl और उसको आप काफ़ी देर तक गर्म करते रहो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस गेन कर लेते हैं तो इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस टेबल में आपको कई सारे मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन एक डिफरेंस जो मैं आपको बता दूं वो दिया है NaCl और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में। NaCl का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 1686, NaCl इसको दिया हुआ है 1686 केल्विन में, और कैल्शियम ऑक्साइड 1900 दिया हुआ है। लेट मी चेक फर्स्ट, ओके इट इज़ 1900। सो कभी कभी इनके बीच में कंपैरिजन आ जाता है कि दोनों ही तो जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड है, दोनों ही किस तरह से फॉर्म होंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, कैल्शियम +2 एंड ऑक्सीजन -2 बनेगा, दोनों में ही कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा फर्क क्यों है, रीज़न है हमारी ऑक्सीजन, राइट। मैंने आपको कई बार पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया है तो बोला है पीरियोडिक टेबल का डॉन फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, these three are highly electronegative in nature, so इनकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर,
सो इसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से इसकी जो अट्रैक्शन या अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो कि जब हम बेकिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि केक वगैरह जब हम बेक करते हैं तो जो विदाउट ओवन जो बेकिंग चलती है, सो जो भी आप पैन लेते हो ना उसमें नीचे थोड़ा सैंड डाल देते हो, और अगर हमारे घर में सैंड नहीं है तो हम वहाँ पर सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, जो लोगों ने बेकिंग देखी है, घर में मम्मी बनाती रहती हैं, बहन बनाता है, आप खुद भी बनाते हो, लड़का लड़कियां सब बना सकते हैं। सो बेकिंग करते टाइम क्या होता है कि एक केक को बनने में कम से कम 45 मिनट्स तो लगते ही हैं, और उस 45 मिनट्स तक डायरेक्ट हीटिंग जो हो रही है वो नमक की होगी, NaCl की होगी, उससे जो हीटिंग ट्रांसफ़र होगी वो केक के बैटर के ऊपर होगी और वहाँ से केक बन जाएगा। जब आप केक तैयार कर लेते हो तो केक तो तैयार हो गया, लेकिन आप देखोगे कि NaCl का कुछ भी नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि Na और Cl के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इतनी देर तक 45 मिनट्स तक वो हमारे स्टोव पर रखा रहा और उसका कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसी की जगह आप शुगर रख देते तो क्या होता, 1 मिनट भी नहीं लगता सारी शुगर जल जाती, राइट। सो यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है, इनकी बॉन्ड की वजह से। ठीक है, सो बॉन्ड की वजह से इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप बुक में मार्क करोगे, और यहाँ अगर लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो अपने कॉपी में इनके नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी या फिज़िकल नेचर इनका जो है वो है इनका स्टेट। ठीक है, स्टेट इनका कैसा होता है, दे अपीयर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो हैं, लेकिन क्या ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं? सो आंसर है नो। अगर आप इनको किसी हैमर से बीट करोगे, ठीक है, सो ये क्योंकि अपीयर कैसे होते हैं, रॉक के फॉर्म में इस तरह से रहते हैं, तो ये हो जाएंगे ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब है बिखर जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, राइट। सो ये ज़्यादा प्रेशर सहन नहीं कर सकते हैं, प्रेशर रेसिस्टेंस पावर इनमें नहीं है। सो अगर ये नॉर्मली गिर भी जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा ना कि रॉक सॉल्ट को तो देखा ही होगा, वो अगर गिर जाता है तो एकदम बिखर जाता है। सो बिखर जाने को हम बोलते हैं ब्रिटल। सो इनका नेचर है कि ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इनकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट ये प्रेशर रेसिस्टेंस नहीं होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या जो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हम क्या बोलेंगे कि सॉल्युबल इन वाटर, या आपको मालूम है सॉल्युबल इन वाटर। इसका रीज़न पूछ लिया जाता है कभी कभी क्यों, बट इनसॉल्युबल इन सॉइल, इनसॉल्युबल इन नॉट सॉइल, इन ऑयल। मैं भी क्या बोल रही हूँ, ऑयल। ठीक है, सो ऑयल में ये सॉल्युबल नहीं होते। आप देखना, तेल ले लेना, कोई भी एडिबल ऑयल, या फिर आप कैरोसिन ले सकते हो, पेट्रोलियम ले सकते हो, कोई भी, उनमें अगर आप नमक को डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन पानी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट और वाटर का जो नेचर है वो सिमिलर है। इनमें पोल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
वाटर जो होता है वो H2O है। सो हाइड्रोजन जो है पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव। सो इसमें भी पोल्स जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पोल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो वाटर अपने अंदर उन्हीं चीज़ों को डिसॉल्व करता है जिनमें ये पोल्स जनरेट होते हैं। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पोल्स जनरेट नहीं होते वो पानी में इनसॉल्युबल रहती हैं, जैसे कि ऑयल में कोई पोल्स जनरेट नहीं होते, सो इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसी तरीके से NaCl, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड सभी में पोल्स जनरेट होते हैं क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड बना ही ऐसा है आयंस के थ्रू। सो ये जो हैं सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो आपने पढ़ा ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है एक तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है और दूसरा होता है थ्रू आयंस। सो हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो सॉल्ट या आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उनमें आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फैराडे का एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर पानी में डिस्टिल्ड वाटर अगर आपने लिया तो डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट जो वाटर आप नॉर्मली लेते हो, पॉन्ड वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया, या फिर ज़मीन से मिला हुआ पानी, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो सॉइल है वहाँ से सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, देन ओनली वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना कि हमारे जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पानी में डिज़ोल्व सॉल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो अगर आपने डिस्टिल वाटर में नमक को घोल दिया तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें मालूम है कि पानी में ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक तो ये हुआ कि अपने सॉल्युबल स्टेट में जब होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अपने आयंस के फॉर्म में होगा, सॉल्युबल होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। दूसरा, अगर ये मोल्टन स्टेट में होगा यानी अपनी पिघली हुई अवस्था में होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये इसके मेन 4 पॉइंट्स हैं जो आपको नोट कर लेना है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख दी हैं। एग्ज़ाम टाइम में जब आप इन नोट्स को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, आपको अलग से सारी बुक की रीडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह से आपको बताती हूँ वो अगर आप नोट करते जाओगे तो आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा और आपको बार बार बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताती जा रही हूँ। सो इसी के साथ हमारा आयोनिक जो बॉन्ड फॉर्मेशन, कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जिसमें हमारा ऑक्योरेंस ऑफ मेटल है और उसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ पूछना है, सो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।